स्वागत करता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय तक हमने पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में। हम अब पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले अ, पिछले भाग में पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सुलावा ने कर बढ़ा दिए थे। लुई सुलावा ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनसे ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स एस्टेट्स जनरल स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एसेस्ट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीन एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सन 1774 में लुई सोलहवां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। गहराता जाता था, वो है प्रेजेंट टाइम की लगा दिया। 1789 जनरल एस्टेट्स जनरल एस्टेट्स का आह्वान तिथि इस एसेस्ट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्टिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह होता है। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है। अ, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब अब फ्रांसीसी सम्राट फ्रांसीसी सम्राट लुई सलावा ने 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। बैठक बुलाई, मतलब स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एसिस्ट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एसिस्ट के प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान किसानों और औरतों एवं कारीगरों का सभा प्रवेश वर्जित था। मतलब प्रवेश सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांग की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एसएसटी जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुई सोलावा ने इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रेंट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एसेस्ट के प्रतिनिधि विरोध कर जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे तीसरे एसेस्ट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, असेंबली भंग नहीं होगी तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबे और आबे सिए ने किया। मिराबे का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एसेस्ट क्या है कि शीर्षक में अत्यंत प्रभावशाली पुस्तिका प्रचार प्रचार पुस्तिका मतलब पम्पलेट लिखी।
ये देखिए वो उस वक्त का मतलब उस वक्त का चित्र है। चित्र 5, टेनिस कोर्ट में शपथ। ये एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये जो तस्वीर थी, ये तस्वीर वो फ्रांस के नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी, लेकिन नहीं लगी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़के ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का ज़्यादा फायदा उठाते हुए जोखिमखोरी में जुटे थे, मतलब जमाखोरी में जुटे थे। जमाखोरी जैसे कौन सामान रहा, जैसे इस वक्त हम लोग मतलब इस तरह वो लूटते थे। अभी जब जो सामान महंगा देते हैं, उस वक्त वो महंग देते थे। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साए औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसने नेस्तनाबूद कर दिया। देहात देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों की गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को या तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलो मतलब बीज मंच पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीर छोड़कर भाग गए। बहुतों ने बहुतों ने तो पड़ोस देश में जाकर शरण ले ली। ये देखो, ये उस वक्त का चित्र है। ये उस वक्त का ये जो है ला माचे, लिली, एमिया, केन रुबा, ये सब। केन रुबा, एमिया, नमर्डी, एस्ट्री, पेरिस, रोमेली, एल्बेस, एल्सेस, एंगर्स, ब्लोई, वियोन, लुहान, स्विट्जरलैंड, ये सब देखो वहाँ का चित्र है। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त सन 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली में सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये चित्र 7 देखते हैं, फिगर 7। ये रहा फिगर 7। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये तो न्याय करने वाली संस्था, ये तो सम्राट जो मतलब कानून बनाने वाली संस्था, ये सब विधि मतलब कानून लागू करने वाली कानून। ये देखो उल्टा हो गया भाई। ये मतलब कानून लागू करती है, कानून की समीक्षा करती है, कानून पे बनाती है कार्यपालिका। जैसे देखिए ये देखिए, इसमें देखो जैसे न्यायालय को मतलब वोट दिया जाता था पहले। इस सम्राट नियंत्रण नेशनल असेंबली में 745 सदस्य होते हैं, मतलब वो वहाँ के 745 फ्रांस के नेशनल असेंबली 745 सदस्य नियंत्रण करते थे। मंत्री इसको निर्वाचक जो थे, आम जनता जो थी निर्वाचक थी, और इतने लोग सक्रिय नागरिक थे जो मताधिकार मतलब देते थे, 40 लाख लोग उस वक्त के समय में, उस वक्त। चलिए आगे चलते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिकों का एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। नागरिकों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। जैसे 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल एक ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का उदय होने के कारण लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ये देखो उस वक्त की है, लिखा क्या है। डिक्लेरेशन ड्रायर्स डील, पता नहीं क्या लिखा है। आगे चलते हैं, छोड़ो, आगे चलते हैं। संविधान संविधान पुरुष और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरुआत हुआ था। जीवन के आधार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार और कानूनी बराबरी के आधार पर नैसर्गिक
एवं आहरणी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। यह कर्तव्य माना गया राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे, जो स्वतः अधिकार होता है। अब देखो, क्रांतिकारी पत्रकार ज्या पाल मरा। जैन देखो यहाँ लिखा ज्या, यहाँ जीन पाल मेरट ने अपने अखबार लामिदा पल्प पल्प नहीं पापल लामदा पापल मतलब जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और विशेषतों की दशा केवल हानिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। इस बात का यह अकट्ट प्रमाण है। धनाढ़ वर्ग के कानून मतलब जो धनी आदमी है उनके वर्ग के कानून कैसे प्रभावित कर सकता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह से उन्होंने कुलीन द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ये देखिए वो मतलब ए राइटर जो है, और उस वक्त पुरुष एवं नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र है। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य अपने आदमी के नागरिक एवं आहरणी अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये आधार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिषेध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत निहित में राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार नहीं प्रयोग करेगा जिसे जनता की सत्ता को स्वीकृत नहीं मिली हो। ये उस वक्त की जनता पॉइंट 3 फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुईस लुहामा ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रजा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटना से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मिला लिया। उनके 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 होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें से कवि रॉजर द लाइल द्वारा रचित मर्सिले भी था। यह गीत पहली बार मर्सिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मर्सिले हो गया, जो अब फ्रांस की राष्ट्रगान है। मर्सिले फ्रांस की राष्ट्रगान है, ये पॉइंट याद रखना। मर्सिले हो गया जो है फ्रांस की राष्ट्रगान है। मर्सिले फ्रांस की राष्ट्रगान है। मोटी बात आपका, मर्सिले फ्रांस की राष्ट्रगान है। पूछ सकता है मर्सिले क्या है, तो फ्रांस की राष्ट्रगान है जो अब। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस की भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब नाम पड़ा, जो अब राजनीतिक समूह का अंग बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। और इस अध्याय के खंड 4 में अब उनकी गतिविधियों के मामले, अब खंड 4 देखेंगे हम लोग। चलो बस अब यहीं तक। कुछ नए शब्द देख लेते हैं। नए शब्द जैसे कॉन्वेंट का मतलब धार्मिक जीवन को संपत्ति समर्पित समूह की इमारत, जो कॉन्वेंट होता है, जैसे धार्मिक जीवन के समूह इमारत, जैसे कॉन्वेंट स्कूल नहीं होता है वैसे। पॉइंट नंबर 4, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रांस में क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई? तो चलो देखते हैं। चलो ऊपर पढ़ते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई कपड़े की धुलाई करती थी।
वे मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार के संघर्ष 19वीं सदी का अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का जीवन। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं के मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि कार्रवाई किए जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों में जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें दास प्रथा का उन्मूलन पॉइंट 5वां है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं को महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित दूर देश से जाने का काम के प्रति यूरोपीय अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के भी त्रिकोणीय दास व्यवहार के द्वारा पूरा किया गया था। दास व्यवहार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जो फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नाश्ते बंदरगाह से अफ्रीका तक पर जहाज ले जाते थे। वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को डाककर एवं हथकड़ियों में डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों में 3 माह तक लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में जहाज़ों में कहाँ जहाज़ों में ऐसे ज़बरदस्ती ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्ते और नान्ते जैसे बंदरगाह फूलते फलते दास व्यवहार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। दास व्यवहार के कारण ही समृद्ध नगर बन नए शब्द जैसे ये है निग्रो। निग्रो कहा है निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग निग्रो होते हैं। यह लोग अपमानजनक शब्द है, मतलब यह अपमानजनक निग्रो जो अपमानजनक शब्द है, जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब जैसे कोई गाली वाली पड़ता होगा। क्रांति और रोजाना जिंदगी पॉइंट 6 है। क्रांति और रोजाना जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलबाला अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकें बदल सकती थी? इसके बारे में जानेंगे। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों महिलाओं के बीच महिलाओं एवं बच्चों के बीच जीवन में अनेक ऐसे परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की रोजाना जिंदगी में उतरने का बास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेरेंशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और संस्कृत गतिविधियों की किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पारित किए जाने के बाद ही प्रकाशित या वंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नासर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से तेजी से देहात तक पहुंची। उनमें से फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन और 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 उन पर टिप्पणियाँ होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट के माध्यम का उपयोग करके या एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश करते थे। नाटक, संगीत और उत्सवीय जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण पांडित्यपूर्ण लेखन
पंढरपुर लेखन को समझने और उससे जुड़े रहने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। बस दोस्तों, नमस्कार भाई, अब मिलते हैं अध्याय 2 में।